मैं हूं रविश कुमार और भयंकरी खबर यह है कि मिडिल ईस्ट की जमीन फिर से बारूद के ढेर पर बैठ चुकी है। हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि अब हर तरफ बस एक ही सवाल उठ रहा है, क्या एक और बड़ी जंग मिडिल ईस्ट को तबाह करने के लिए खड़ी हो चुकी है? ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर इस बार इजराइल ने हमला किया तो जवाब महज निंदा या बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीधा जंग के मैदान में दिया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसी ईरान के नेता दूसरी तरफ बातचीत की मेज पर भी मौजूद है, मगर इस बार वे झुकने नहीं जा रहे, बल्कि अपनी शर्तों के साथ डटे हुए हैं। वही दूसरी ओर गजा एक ऐसी हालत में पहुंच चुका है जहां सिर्फ रोटी की ही नहीं, बल्कि जीने की उम्मीद की भी लाशें बिछती जा रही हैं। हर दिन सीज़फायर की बातें होती हैं, लेकिन कोई ठोस फैसला अब तक नहीं लिया गया। और सीरिया, जो इस पूरे संकट की एक अहम कड़ी है, उसकी कहानी भी मिडिल ईस्ट की त्रासदी को और गहरा कर रही है। तो इस वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे आपको पूरे घटनाक्रम की गहराई से जानकारी दें, ताकि आप समझ सकें कि क्या सच में मिडिल ईस्ट में एक और बड़ी जंग की आहट है। क्या बातचीत सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गई है? क्या गजा और सीरिया अब सिर्फ सियासत के मोहरे बनकर रह गए हैं? वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ गोली और बम की नहीं है, बल्कि सत्ता और लालच के उन खतरनाक खेलों की भी है जो इंसानियत को हर दिन शर्मसार कर रहे हैं। अगर पूरे मिडिल ईस्ट की बात करें तो इस वक्त सबसे ज्यादा तनाव सीरिया में दिख रहा है, और यह तनाव सिर्फ सीमाओं या कबीलों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। सुवाइदा, जो सीरिया का एक छोटा सा इलाका है, वहां जो ताजा हालात है वो दुनिया के सामने एक आईना रख रहे हैं कि कैसे आतंकी मानसिकता सत्ता के गलियारों में भी घुस चुकी है। जुलानी नाम का वह शख्स जिसने कभी खुद को आतंकी गुट का सरगना घोषित किया था, आज सूट बूट पहनकर मीटिंग्स में बैठ रहा है, लेकिन उसके भीतर की सोच में कोई फर्क नहीं आया। असल में यह पूरा टकराव द्रूज और बेडोइन समुदाय के बीच शुरू हुआ, लेकिन जब इस पूरे विवाद को गहराई से देखा गया तो समझ आया कि इसमें क्षेत्रीय ताकतों का सीधा दखल है। इजराइल खुलकर द्रूज समुदाय का समर्थन कर रहा है और तुर्की ने बेडोइन कबीले के पक्ष में खुलकर मोर्चा संभाल लिया है। दोनों देशों के बीच यह मुकाबला सिर्फ धार्मिक या सामाजिक नहीं है, बल्कि अपने आर्थिक और सामरिक हितों की लड़ाई है। इजराइल का सपना है कि वह दुबई से लेकर यूरोप तक एक नया व्यापारिक मार्ग बनाए, जिसमें दुबई से रियाद, रियाद से अम्मान, अम्मान से हाइफा और फिर हाइफा से सीधे यूरोप तक माल पहुंचाया जाए। वहीं तुर्की का भी एक बड़ा प्लान है। वह बसरा से सीरिया होते हुए तुर्की तक का व्यापारिक रास्ता खोलना चाहता है, ताकि वह यूरोप के साथ अपने व्यापार को और अधिक मजबूत कर सके। लेकिन इस पूरी राजनीति में सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है द्रूज समुदाय को, जिन्हें इजराइल ने लंबे समय से अपने करीब रखा था, और अब वह अपने ही इलाके में लगातार हमलों का शिकार बनते जा रहे हैं। सीरिया के बाद अब अगर हम गजा की बात करें तो वहां हालात और भी ज्यादा दर्दनाक है। हर दिन औसतन 9 से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं। लोग जो सिर्फ राहत पाने के लिए कतारों में खड़े होते हैं, उन्हें भी बमबारी में मार दिया जाता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक किसी को बख्शा नहीं जा रहा। अब तक करीब 900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बुरी तरह से घायल हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि गजा अब स्टेज 5 की भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है, लेकिन दुनिया की आंखें अभी भी बंद है। मिस्र जो चाहे तो एक दिन का बॉर्डर खोलकर हजारों टन मदद गजा पहुंचा सकता है, लेकिन उसने भी अपने बॉर्डर बंद रखे हैं। इस पूरी तबाही के लिए किसे जिम्मेदार माना जाए? इजराइल और उसके समर्थक पत्रकार हमास को दोष देते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या आम लोगों की मौत का जिम्मेदार सिर्फ हमास है? क्यों आम लोगों तक राहत नहीं पहुंचने दी जाती? क्यों हर बार बच्चों और औरतों की लाशें गिरती है और दुनिया सिर्फ बयान जारी करके रह जाती है? सीरिया और गजा से हमें एक ही बड़ा सबक मिलता है। अगर आप बड़े देशों की चाल में फंसते हैं तो आप सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाते हैं। यही जुलानी के साथ हो रहा है, जो कभी खुद को इजराइल और तुर्की दोनों के समर्थन से ताकतवर मानता था। आज उसे समझ आ गया है कि वह सिर्फ एक मोहरा था जिसे कभी भी कुर्बान किया जा सकता है।